Hi friends, I am Balram Gurjar, Assistant Professor at Navbharati TT College Jaipur. Welcome to all of you. Behalf of Navbharati Study Circle YouTube channel with online classes. तो दोस्तों आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत चर्चा की। हिंदी भाषा की उत्पत्ति ऐतिहासिक दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से और मानक दृष्टि से। मानक दृष्टि से बात करते हैं तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो संस्कृत माना जाता है। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, ऋग्वेद कालीन भाषा है, यहाँ तक कि मानव उत्पत्ति की जो भाषा है वो संस्कृत। तो संस्कृत के द्वारा हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। संस्कृत भाषा से वैदिक संस्कृत और उत्तर संस्कृत का जन्म हुआ। उत्तर संस्कृत के बाद पाली भाषा आई। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का उदय हुआ। प्राकृत भाषा के बाद 7 अपभ्रंश भाषाओं का उदय हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश, पैशासी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और माग अपभ्रंश। इन 7 अपभ्रंश भाषाओं से विभिन्न बोलियां निकली, विभिन्न उपभाषाएं निकली। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी भाषा। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, पैशासी अपभ्रंश से पंजाबी और लहंगा, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, उड़िया, असमिया और बिहारी हिंदी का जन्म हुआ। इस तरह से हिंदी की 5 उपभाषा जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी मानी जाती है। और 5 उपभाषाओं के अलावा 18 बोलियां पश्चिमी हिंदी से जो बोली निकलती हैं वो बांगरू यानी कि हरियाणवी जिसका दूसरा नाम है। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी। नंबर 2 राजस्थानी हिंदी। नंबर 3 पहाड़ी हिंदी। नंबर 4 पूर्वी हिंदी। और नंबर 5 बिहारी हिंदी। तो दोस्तों 5 ये उपभाषा हिंदी भाषा की है। उपभाषा और इन 5 उपभाषाओं की 18 बोली मानी जाती है। 18
बोली, यानी कि पश्चिमी हिंदी की बांगरू, जिसका दूसरा नाम है हरियाणवी। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, और खड़ी बोली। ये जो पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। राजस्थानी हिंदी जो है उसकी जो बोली मानी जाती है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, और ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी का ये दूसरा नाम है जयपुरी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर और भी बोली जाती हैं, लेकिन जो मानक बोली मानी जाती है वो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी। यूं तो इनके अलावा जैसे मेवाड़ी है, शेखावाटी है, इस टाइप की बोली और भी बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, कुमायूं, गढ़वाली और नेपाली। जो नेपाल देश से जिसकी शाखा लगी हुई है भारत देश के राज्यों की, उधर जो भाषा और बोली बोली जाती है वो है नेपाली। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। नेक्स्ट, आज का जो हमारा विषय है वह है भाषा का रूप एवं स्वरूप। भाषा का रूप एवं स्वरूप।
दोस्तों दो प्रकार से लिखा जाता है, सरूप और स्वरूप। दोनों का ही अर्थ अलग अलग है, दोनों ही शब्द भी अलग अलग हैं। सरूप और स्वरूप। स्वरूप हो अवस्थाएं और स्वरूप सौंदर्य, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो दोस्तों जब बात करते हैं सबसे पहले हम रूप और स्वरूप की, भाषा का रूप एवं स्वरूप। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि रूप और स्वरूप में अंतर क्या है। रूप हमेशा स्थायी होता है, स्वरूप हमेशा अस्थायी होता है। जैसे रूप, स्वरूप और कुरूप। मान लो बालक स्वरूप है या कुरूप है, ये सब क्या है, गॉड गिफ्ट है, गॉड के द्वारा बनाया गया है, जो कि कैसा है, स्थायी है। या तो स्वरूप है या कुरूप है, तो ये क्या कहलाएगा, ये रूप कहलाएगा। इसी को हम यदि भाषा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाषा का जो रूप है वो हमेशा स्थायी होता है। जैसे मौखिक, लिखित, सांकेतिक, तीन जो ये रूप है भाषा के, ये क्या है, रूप हैं, स्थायी हैं, ये कभी बदल नहीं सकते। मौखिक रूप रहेगा, लिखित रूप ही रहेगा, सांकेतिक ही रहेगा। लेकिन जब बात करते हैं हम स्वरूप की, तो यदि बालक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वरूप बालक का क्या होता है, हमेशा बदल जाता है, अस्थायी होता है। जैसे बालक प्रारंभ में शैशवावस्था में होता है, उसके बाद किशोरावस्था में आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में आता है। तो बालक का जो स्वरूप है वो बदल जाता है, जबकि रूप बालक का कभी नहीं बदलता है। गॉड ने एक बार जो सौंदर्य दे दिया वो दे दिया, चाहे वो स्वरूप है चाहे कुरूप है। तो यानी कि स्थायी है, रूप हमेशा स्थायी है और स्वरूप अस्थायी है, उसका रूप बदल जाता है, जैसे बालक की अवस्था। अब भाषा के संदर्भ में स्वरूप को देखें तो भाषा का रूप भी अनेक रूपों में हिंदी भाषा विद्यमान है। बोली के रूप में भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में भाषा, राजभाषा के रूप में भाषा, साहित्यिक दृष्टि से भाषा, यानी कि उसका रूप अनेक रूपों में हो सकता है, उसका स्वरूप बदल भी सकता है। कभी कोई भाषा मातृभाषा रही है तो वो जाके राष्ट्रभाषा बन जाती है, तो उसका स्वरूप बदल गया, उसका रूप बदल गया। जैसे कि हिंदी, हमारी मातृभाषा भी हिंदी है तो हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, तो हमारी राजभाषा भी हिंदी है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि रूप हमेशा स्थायी होता है, स्वरूप बदल जाता है। यदि भाषा के रूप को देखें तो मुख्यतः भाषा के तीन रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित, नंबर 3 सांकेतिक। दोस्तों सबसे पहले हम मौखिक रूप पर बात करते हैं। तो जो भाषा का मौखिक रूप है
वो हमेशा क्या होता है, ध्वनि होता है। एक तरह से वो सार्थक भी ध्वनि हो सकती है और निरर्थक ध्वनि हो सकती है, लेकिन मौखिक भाषा का कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता। यानी कि जैसे कि उसका कोई व्याकरण नहीं होता। हम मुंह से तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऑथेंटिक ही बोला जाए। तो ध्वनि कुछ भी निकल सकती है। एक चारावा जो होता है वो क्या करता है कि अपने पशुओं को टालने के लिए और विभिन्न तरीके की आवाजें निकालता है, तो उसको मौखिक रूप तो नहीं दिया जा सकता। वो क्या है, सॉरी, मौखिक रूप दिया जा सकता है, उसको लिखित रूप नहीं दिया जा सकता। तो वो जो भाषा का रूप है, और मैं जैसे समझाना चाहूंगा आपको, पक्षियों की आवाज है, तो वो क्या है, वो मौखिक ध्वनि है, उसको लिखित रूप तो नहीं दिया जा सकता। किसी पक्षी की भाषा को लिखकर तो प्रकट नहीं कर सकते। कई कई तरह के कई कई प्रकार से आवाजें निकालते हैं पक्षी। तो कहने का वो जो रूप है वो क्या है, मौखिक रूप है। उसको परिभाषित किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। वो लिखित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उनके कोई निश्चित चिन्ह भी नहीं होते। तो ऐसी जो भाषा होती है वो मौखिक भाषा होती है। दूसरी जो भाषा होती है वो लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा हमेशा लिखी जा सकती है, उसका कोई निश्चित चिन्ह होता है, निश्चित कोई व्याकरण होता है। इसलिए व्याकरणकर्ताओं ने वर्ण को सबसे छोटी इकाई माना है। और यदि सार्थक दृष्टि से कहें तो सार्थक दृष्टि से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो शब्द माना गया है, क्योंकि किसी एक वर्ण से कोई अर्थ तो नहीं निकाला जा सकता, किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, तीसरी जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का मेरा मतलब यह है कि संकेत के द्वारा भाषा, जिसका ना कोई निश्चित चिन्ह हो, ना कोई निश्चित व्याकरण हो, केवल संकेतों के माध्यम से समझाया जाता हो, आंखों के इशारे से समझाया जाता हो। जैसे मान लो किसी बालक ने और कोई प्रश्न का सही जवाब दे दिया, तो अध्यापक ने मुंह से बिना बोले ही गर्दन हिला के उसको संकेत दे दिया कि हां सही है। तो कहने का मतलब संकेत के माध्यम से समझाना, यह क्या सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो वह भाषा जिसका कोई निश्चित चिन्ह। अब दोस्तों यहां एक शब्द आया है चिन्ह, और एक है चिन्ह। दोनों को अलग स्पष्ट करके देख लीजिए। एक है चिन्ह और एक है चिन्ह। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वाला चिन्ह सही है और ये वाला गलत है, जबकि अधिकांशतः इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे, आगे से इस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। तो वह भाषा जिसका कोई निश्चित चिन्ह और वर्णमाला ना हो, इसलिए
व्याकरणकर्ताओं ने व्याकरणकर्ताओं ने ध्वनि को ही मौखिक भाषा कहा गया है, जो कि वह ध्वनि सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकती है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि को माना गया है। देखिए दोस्तों, लघुतम इकाई के बारे में जान लें कि यदि भाषा की केवल यह प्रश्न आ जाए कि भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है, तो दोस्तों ध्वनि है। यदि ध्वनि ऑप्शन में ही नहीं है तो वर्ड है। यदि वर्ड भी तो ऑप्शन में नहीं है तो शब्द है। इन कंडीशन में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि आखिर, और ये तीनों ही जगह जगह अलग अलग तरीके से मिलती है, लेकिन उसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि कैसी स्थिति में भाषा की जो लघुतम इकाई है वो कौन सी होती है। कि जब ऑप्शन में मान लो ध्वनि और वर्ड नहीं है और शब्द ऑप्शन में दिया गया है, तो भाषा की लघुतम इकाई के बारे में छोटा क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे जो छोटा होगा वो क्या होगा? शब्द होगा, और शब्द ही भाषा की लघुतम इकाई कहलाएगा। एक प्रश्न आता है हमेशा, प्रश्न को बदल दिया जाता है। एक प्रश्न है, भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है? दूसरा प्रश्न आ जाता है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखना है कि शब्द सार्थक जुड़ जाने मात्र से भाषा की जो लघुतम इकाई है वो शब्द ही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और हमेशा ऑप्शन में भी शब्द मिलेगा। कब? जब प्रश्न में सार्थक शब्द जुड़ा, तो ऐसे आ जाता, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई होती है तो वो है शब्द, और केवल भाषा की लघुतम इकाई होती है तब मान लो शब्द ऑप्शन में ही नहीं है, वर्ड दिया गया है तो वर्ड सही है, ध्वनि दिया गया है, वर्ण नहीं दिया गया है तो ध्वनि सही है, और यदि ध्वनि और वर्ण दोनों ही नहीं दिए गए, शब्द दिया गया है तो शब्द सही है। इन तीनों की स्थितियां लघुतम इकाई के बारे में अलग अलग हैं,
विषय वस्तु को आपको समझना होगा कि आखिर वो प्रश्न कहना क्या चाहता है और पूछना क्या चाहता है। तो इस प्रकार भाषा की जो लघुतम इकाई है वो ध्वनि है और भाषा की सार्थक जो लघुतम इकाई है वो शब्द है। दूसरा भाषा का रूप है लिखित रूप। लिखित रूप। तो दोस्तों वह भाषा जिसका कोई निश्चित चिन्ह और व्याकरण दिया गया हो, उसे व्याकरण कर्ताओं ने भाषा का लिखित रूप माना है। कहने का मतलब दोस्तों, जिस भाषा का कोई निश्चित व्याकरण हो, निश्चित नियम हो और वो जो भाषा का रूप है और जो लिखी जा सकती है, वो भाषा का रूप क्या होता है? लिखित रूप कहलाता है। जैसे कोई भी बात हम लिख सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इस टाइप से हम इस बात को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? भाषा का लिखित रूप हो गया। तीसरा जो रूप है दोस्तों भाषा का, सांकेतिक। दोस्तों सांकेतिक जो रूप होता है वो भाषा का जो सांकेतिक रूप है हमेशा संकेतों पर निर्भर है। उसकी कोई ना लिपि है ना कोई लिखित भाषा है, केवल किस पर निर्भर है? संकेतों पर। जैसे रेलवे में हम लाल झंडी का अर्थ समझें तो खतरा माना जाता है, और यदि सेना में हम लाल झंडी का अर्थ समझें तो इसका मतलब चेतावनी, युद्ध की तैयारी। इसका मतलब रुकना नहीं है, चलना है, जाना है। तो अलग अलग संकेत अलग अलग ढंग से प्रदर्शित होते हैं। मंदिर में घंटी बजी तो हिंदू लोग तो समझ गए कि पूजा हो रही है। किसी ने बोला तो नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं, घंटी से ही अर्थ निकाल लिया कि गॉड की पूजा हो रही है। ये क्या होगा? एक संकेत मिल गया। महाविद्यालय में, विद्यालय में मान लो बेल बजा दी जाती है, प्रत्येक क्लास को एक संकेत मिल जाता है कि फला कालांश लग गया है, और उसी बेल को यदि कंटिन्यू करके बजा दिया जाता है तो उससे तुरंत क्लास में एक मैसेज जाता है कि छुट्टी हो गई। ये क्या है? ये सांकेतिक भाषा है। तो दोस्तों वह भाषा जिसका कोई निश्चित चिन्ह
वा व्याकरण ना होकर केवल अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संकेतों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो दोस्तों, वह भाषा जिसका कोई निश्चित चिन्ह व व्याकरण ना होकर केवल अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संकेतों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो दोस्तों, ये हमारे 3 रूप हुए जो निश्चित हैं, स्थायी हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। भाषा के ये 3 रूप के अलावा भाषा का स्वरूप, भाषा का जो स्वरूप है वो क्या होगा। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि भाषा का जो स्वरूप है वो बदलता हुआ होता है, अस्थायी होता है। तो भाषा का स्वरूप जैसे कि हम 5 माध्यम से जाने कि भाषा किस किस रूप में विद्यमान रहती है। तो भाषा का जो स्वरूप है, पहला जो रूप है वो है बोली। दूसरा जो रूप है वो है साहित्यिक रूप। साहित्यिक रूप। तीसरा भाषा का रूप है राजभाषा के रूप में। और चौथा जो रूप है राष्ट्रभाषा। पांचवा जो रूप है वो है संपर्क भाषा। यानी जो भाषा का रूप है वो इन दृष्टि से कहा जा सकता है, यानी इन रूपों में विद्यमान होता है। वो भाषा का क्या कहलाता है? स्वरूप कहलाता है, जो कि बदल जाता है, बदलता है। कभी बोली में होता है तो कभी साहित्यिक रूप में होता है, तो कभी राजभाषा के रूप में, कभी राष्ट्रभाषा के रूप में, कभी संपर्क भाषा के रूप में। अब हम इनको जानेंगे। सबसे पहला जो रूप है भाषा का वो क्या स्वरूप है में होती है? जो बोली है वो दोस्तों, बोली का ही दूसरा नाम है देशज भाषा। इसी का दूसरा नाम है मातृभाषा। इसी का दूसरा नाम है, यानी कि बोली, देशज, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, इन रूपों में विद्यमान रहती है।
क्योंकि इसकी एक विशेषता होती है दोस्तों कि हमेशा जो बोली होती है वो क्षेत्रीय होती है। बोली का कभी कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। बोली हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार सर्जित कर ली जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वस्तु को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो किसका प्रभाव है? बोली का प्रभाव है। क्योंकि बोली हर क्षेत्र की एक अपनी होती है, मातृभाषा होती है, अपने परिवार की भाषा होती है। इस बोली को इन नामों से जाना जाता है। बोली देशज भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय, क्योंकि वो क्षेत्र विशेष में ही सीमित रहती है। तो दोस्तों, बोली की परिभाषा के बारे में हम बात करें तो बोली वह भाषा होती है जिसका कोई निश्चित नियम और निश्चित साक्ष्य नहीं होते हैं। बोली सदैव जनता द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार यानी सुविधानुसार सृजित कर ली जाती है। इसलिए बोली को ही देशज, क्षेत्रीय, आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, बोली वह भाषा होती है जिसका कोई निश्चित नियम और निश्चित साक्ष्य नहीं होते हैं। बोली सदैव जनता द्वारा अपनी सुविधानुसार सृजित कर ली जाती है। इसलिए बोली को ही देशज, क्षेत्रीय आदि नामों से जाना जाता है। तो ये जो परिभाषा है वो दोस्तों किसकी परिभाषा है? बोली की परिभाषा है। कहने का मतलब बोली एक क्षेत्रीय भाषा है, एक देशीय भाषा है जो अपने आप गढ़ ली जाती है, अपने आप सृजित कर ली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों साहित्यिक, यानी कि जो भाषा का स्वरूप है वो साहित्यिक स्वरूप क्या है, यानी साहित्यिक दृष्टि से हम बात करें हिंदी की तो दूसरा रूप है साहित्यिक रूप। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना कि जो साहित्यिक रूप है भाषा का, इसमें यह निश्चित होता है कि जिस भाषा में साहित्य का अथाह भंडार हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है
इसमें साहित्य का अथाह भंडार है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इसमें अनेक साहित्य की रचना की गई है। ब्रजभाषा में बात करें तो सूरदास, रसखान, बिहारी, घनानंद, कबीर, ऐसे अनेक कवियों ने साहित्य का अथाह भंडार सृजित किया है। अवधी भाषा की बात करें तो तुलसीदास का रामचरितमानस अवधी भाषा में ही रचा गया है। तो ये कहने का मेरा मतलब कि वह भाषा का स्वरूप जिसके अंतर्गत निश्चित व्याकरण हो, जिस भाषा के कोई निश्चित नियम हो, जिस भाषा में कोई साहित्य की सर्जना की गई हो, वह भाषा सांस्कृतिक साहित्यिक भाषा कहलाती है। वह भाषा क्या कहलाएगी? साहित्यिक भाषा कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा जब हम लिखेंगे तो वह भाषा जिसके कोई निश्चित नियम और व्याकरण के साथ साथ साहित्य, सर्जन भी किया गया हो, वह भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। तो दोस्तों याद रहे कि वह भाषा जिसके कोई निश्चित नियम हो, व्याकरण हो, और निश्चित नियम और व्याकरण के साथ साथ कोई साहित्य सर्जन भी किया गया हो, तो वो जो भाषा है वो कैसी भाषा कहलाएगी? साहित्यिक भाषा कहलाएगी। जैसे अब इसमें आती है, जैसे अवधी है, खड़ी बोली है, क्योंकि खड़ी बोली में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध के नाम से जिनको जाना जाता है, उनका प्रिय प्रवास एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। प्रिय प्रवास यह खड़ी बोली में ही लिखा गया है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये सब कैसी भाषा है? साहित्यिक भाषा है। और अब हम यदि साहित्यिक भाषा का नाम लेते हैं तो अंग्रेजी भी कैसी भाषा है? साहित्यिक भाषा है, क्योंकि अंग्रेजी में भी साहित्य लिखा गया है। यानी शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का साहित्य, अंग्रेजी साहित्य का इतिहास बहुत ही अच्छा इतिहास लिखा गया है। तो कहने का मतलब अंग्रेजी भाषा भी क्या कहलाएगी? साहित्यिक भाषा कहलाएगी। अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये सब कैसी भाषा है? साहित्यिक भाषा है। और साहित्यिक भाषा क्यों है? क्योंकि इनमें साहित्य का सर्जन किया गया है। अवधी भाषा में भी सर्जन किया गया है, रामचरितमानस तुलसीदास का, खड़ी बोली में भी सर्जन किया गया है, ब्रज भाषा में भी सर्जन किया गया है। कृष्ण का बाल रूप पूरा किस भाषा में वर्णित है? ब्रज भाषा में वर्णित है। तो कहने का मतलब भाषा का साहित्यिक रूप, बोली, और भाषा का जो नेक्स्ट रूप आता है वो किस रूप आता है? यानी कि राजभाषा। तो राजभाषा की बात करें तो तीसरा जो रूप है वो है राजभाषा।
भाषा। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लें कि राजभाषा कहते किसे। राजभाषा वह भाषा होती है जो शासन प्रशासन की भाषा होती है, कार्यालय की भाषा होती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में पत्र व्यवहार करने की जो भाषा होती है वह भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। जो कि संविधान में जिसका वर्णन है, संविधान वर्णित भाषा, जो कि हमारी हिंदी है। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। जो संविधान के अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची, भाग की बात करें तो 7वां भाग, अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेकर और 351 तक। कहने का मतलब जो हिंदी भाषा, जो राजभाषा का जहां वर्णित है संविधान में, वो कहां वर्णित है? 8वीं अनुसूची के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी का वर्णन है। जैसे अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसका वर्णन कहां है? अनुच्छेद 343। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कहने का मतलब दोस्तों, जो अनुच्छेद 343 है संविधान का, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में भाषा आयोग का गठन। दोस्तों अनुच्छेद जो 344 है उसमें लिखा गया है कि भाषा आयोग का गठन। विभिन्न भाषा आयोग गठित हुए, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। पहला जो भाषा आयोग था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसको केवल उसके साथ इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाए। यार क्यों किया जाए? क्योंकि एक साथ तो किसी विषय को छोड़ नहीं सकते, तो कामकाज में प्रॉब्लम ना हो, समस्या पैदा ना हो, इसके लिए राजभाषा के साथ यह प्रावधान किया गया कि राजभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी प्रयोग में लिया जाए। परंतु 15 वर्ष के बाद उस पर विचार किया जाए, आयोग गठित किया जाए और आयोग ये सिफारिश करे कि अब जो भी कार्य हैं, जो संविधान कार्यालय के कार्य हैं, प्रशासन के कार्य हैं, शासन के कार्यालय हैं, सभी इंग्लिश हिंदी में ही हो सकेंगे, इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, और जब भाषा आयोग का गठन हुआ तो भाषा आयोग ने रिपोर्ट पेश की कि अगले 10 साल तक भी यानी कि इसका प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब हर बार इस समय अवधि को बढ़ाया गया
और उसी का परिणाम यह है कि आज भी जो हमारे देश के कार्यालय हैं उनमें इंग्लिश विद्यमान है, विराजमान है। उसका एकमात्र यही कारण है कि संविधान में भी उस समय उल्लेख कर दिया था कि 15 वर्ष के बाद समीक्षा की जाए और समीक्षा करके इसको हटाया जाए। तो समीक्षा तो हुई समय समय पर, लेकिन इंग्लिश को हटाया नहीं गया। तो कहने का मतलब अनुच्छेद जो 344 है उसमें भाषा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। किसमें? 344। नेक्स्ट है अनुच्छेद 345। इसमें दिया गया है दोस्तों प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान। यानी कि जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, उन भाषाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 345। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 346 अंतर राज्यीय पत्र व्यवहार हेतु भाषा का प्रावधान। कहने का मतलब दोस्तों कि पत्र व्यवहार के अंतर्गत एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस भाषा का प्रयोग करेगा, इस तरीका का जो प्रावधान है वो किसमें दिया गया है? अंतरराज्यीय पत्र व्यवहार हेतु भाषा का जो प्रावधान है वो 346 में दिया गया है। और अनुच्छेद 347 जनसंख्या के आधार पर भाषा का गठन। इसका मतलब यह दोस्तों कि जनसंख्या, यदि कोई ज्यादा जनसंख्या जब किसी भाषा का प्रयोग करने लग जाती है, बोलने लग जाती है, तो संविधान में उसका उल्लेख दिया गया है कि उस भाषा को भी जोड़ा जा सकता है। तो इसका जो उल्लेख है वो दोस्तों दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर भाषा का जो गठन का उल्लेख है वो संविधान के 347 अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 348 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। न्यायालय की भाषा का उल्लेख। कहने का मतलब दोस्तों उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यानी दोनों ही कोर्टों में जो भाषा होगी वो कौन सी भाषा होगी, किस भाषा का प्रावधान है, किसको जोड़ा जाए, किसको हटाया जाए, ये सब जो प्रावधान है वो, जैसे आपको पता होगा कि कोर्ट के जो जजमेंट हैं, जो निर्णय हैं, वो अब तक इंग्लिश भाषा में ही दिए गए थे, लेकिन अब उसमें हिंदी भाषा को भी जोड़ दिया गया है, यानी कि हिंदी वर्जन में भी कोर्ट के निर्णय दिए जा सकते हैं। तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो किस उल्लेख अनुच्छेद में है? 348 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 349 भाषा की विधियां। दोस्तों भाषा की जो विधियां दी गई हैं वो दी गई हैं 349 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के रूप में शिक्षा दी जाए। दोस्तों संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जो प्राथमिक स्तर है, प्रारंभिक स्तर है शिक्षा का, वो शिक्षा मातृभाषा में दी जा सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। दोस्तों अनुच्छेद 351 के अंतर्गत क्लियर दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए, तो उसका जो उल्लेख है वो 351 में उल्लेख है। और दोस्तों राजभाषा को जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है 14 सितंबर 1949। कहने का मतलब अनुसूची 8 भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो वर्णन है वो केवल और केवल भाषा से संबंधित है। भाषा का उल्लेख किया गया है, विभिन्न रूपों में भाषा का जो रूप है वो इन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा का जो स्वरूप बताए थे मैंने 5। पहला बोली जो स्पष्ट हो चुका है, दूसरा साहित्यिक, रूप, तीसरा राजभाषा, चौथा राष्ट्रभाषा, और पांचवा है संपर्क भाषा। तो दोस्तों बोली को स्पष्ट रूप से किया, समझा आपने। साहित्यिक रूप, तीसरा राजभाषा यानी कि राजभाषा 343 से लेके 351 तक, और भाग 17 अनुसूची 8 में इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अब बात आती है राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। तो राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा जो दो भाषा दी गई है दोस्तों, इसको हम समय अभाव के कारण अभी नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि राष्ट्रभाषा वह भाषा जिस देश में अधिकांश लोग यानी कि 60% से अधिक लोग जिस भाषा को बोलते हो, समझते हो, लिखते हो, वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। और संपर्क भाषा की बात करें तो संपर्क भाषा वह भाषा है जब किसी
भाषा के द्वारा अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी जाकर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। जिसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा हो वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा का यदि ज्वलंत उदाहरण है तो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि एक भारतीय यदि विदेशों में जाता है और इंग्लिश जानता है, समझता है, लिखता है, तो वो अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, रूस कहीं भी जाए वहां आसानी से अपना कार्य पूर्ण कर सकता है। और यदि वो इंग्लिश भाषा नहीं जानता है, वो हिंदी भाषा का ही विशेषज्ञ है, तो उसको हो सकता है वहां जो रहना है, जो उसका कार्यकलाप है, उसमें समस्याओं का समाधान करना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।